अब हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है? संदर्भित दिव्यांग से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणीकृत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के 40% से न्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता आदुपाई निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है। यानी कि इसके कहने का मतलब यह होता है कि यदि 40% से नीचे है हमारा दिव्यांग सर्टिफिकेट, तो वह व्यक्ति दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आएगा। जब दिव्यांग बच्चों का सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें 40% अगर दिव्यांगता दर्शाई गई है तो वह बच्चा दिव्यांगता की श्रेणी में आता है, और यदि 40% से कम है तो वह बच्चा दिव्यांगता की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता है। वही बात बेंचमार्क डिसेबिलिटी में भी कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि जब दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनता है उस टाइम पे जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, जो बच्चे का टेस्ट करते हैं, यदि उनके द्वारा प्रमाण किया जाता है कि बच्चा 40% है तो वह बच्चा दिव्यांगता की श्रेणी में है। अगर उनके द्वारा ये प्रमाणीकृत नहीं किया जाता है कि बच्चा 40% की डिसेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो बच्चा दिव्यांगता की श्रेणी में भी नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं कि भारत के संविधान में व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय, साथ ही अधिकार प्राप्त कराने के लिए बहुत सारे समावेशी समाज का निर्माण करता है, जिसमें हमारा सबसे पहले भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, जिसको हम RCI एक्ट बोलते हैं, ये आता है। भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना हुई थी या पुनर्वास पेशेवर के प्रशिक्षण को रेगुलेट करने, केंद्रीय या पुनर्वास रजिस्टर के रख रखाव या उनके साथ जुड़े मामलों के लिए ये हमारा RCI जिम्मेदार होता है। ये क्या क्या करता है? पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को रेगुलेट करना, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर के रख रखाव और उनके साथ अन्य मामले, ये सारा कौन देखता है? हमारा RCI एक्ट देखता है। अगला है हमारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, जिसको क्या बोलते हैं? NTA एक्ट। NTA एक्ट 1999 ये क्या करता है? ये ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांग और बहुत दिव्यांग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके कल्याण के लिए ये कार्य करता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 4 प्रकार की दिव्यांगता इसमें शामिल है, जिसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुत दिव्यांगता, ये चारों जो दिव्यांगता से ग्रसित हमारे बालक या व्यक्ति होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और इन्हीं के कल्याण के लिए ये हमारा एक्ट, जो कि NTA एक्ट कहलाता है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, ये हमारा कार्य करता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगला है हमारा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। 2016 के अनुसार इसमें आप लोग जानते हैं कि 21 प्रकार की जो हमारी दिव्यांगता है या डिसेबिलिटी है वो शामिल है, और 21 प्रकार की जो हमारी डिसेबिलिटी है उसमें सभी प्रकार के जो अधिकार प्राप्त करने होते हैं दिव्यांगजनों को, उनके रख रखाव का या उनको ये अधिकार दिलाने का संपूर्ण कार्य कौन करता है? ये हमारा RPWD एक्ट 2016 करता है। इसी के अंतर्गत 21 प्रकार की डिसेबिलिटी और उनके अधिकार और रख रखाव का संपूर्ण जिम्मेदारी किसका होता है? RPWD एक्ट 2016, राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगला इसी में आता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। इसके अंतर्गत जो मानसिक पीड़ित व्यक्ति होते हैं या जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति होते हैं या उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, उनकी रक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए ये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 जिम्मेदार होता है। अब हम बात कर रहे होंगे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, जो कि समान अवसर, अधिकार और संरक्षण या पूर्ण भागीदारी का जिम्मेदार होता है। ये हमारा PWD एक्ट 1995 होता है। 1995 PWD एक्ट हमारा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे।
इस अधिनियम के तहत देश भर में दिव्यांग के अधिकारों और विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक कानून बनाया गया था। जब यह कानून बनाया गया तो यह संपूर्ण देश में लागू हुआ, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इस दिव्यांगता के अंतर्गत जो हमारे इस अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति थे उनके पूर्ण भागीदारी पर विशेष बल दिया गया और यह अधिनियम 2016 में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के बनने के बाद ही समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जब 1995 आया PWD एक्ट तो इसमें केवल और केवल 7 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थी। बाद में आप लोगों को ज्ञात है कि PWD एक्ट जो 2016 जिसको राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी बोला जाता है उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हो गई। इसमें जो 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी वो थी कौन कौन सी, इसको जान लीजिए, क्योंकि 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में आप लोग जान रहे हैं, लेकिन आपको 7 प्रकार भी इससे पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहला हमारा था दृष्टि दिव्यांग यानी कि दृष्टि बाधित, दूसरा था हमारा अल्प दृष्टि बाधित, तीसरा था हमारा श्रवण बाधित, चौथा था हमारा चलन निःशक्तता, पांचवा था कुष्ठ रोग मुक्त, छठा था हमारा मानसिक मंदता और आखिरी में था हमारा मानसिक रोग। तो ये 7 जो हमारी डिसेबिलिटी शामिल हुई ये हमारे PWD एक्ट 1995 में शामिल हुई थी। आगे आप इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 NTA एक्ट। NTA एक्ट क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की गई और इसकी स्थापना के इस अधिनियम में वर्णित कुल 4 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें बौद्धिक दिव्यांग, बहुदिव्यांग, ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉल्सी है। 4 प्रकार की दिव्यांगताएं आपको मस्ट है याद करना जरूर, जिसमें आपके ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता, ये चारों प्रकार की दिव्यांगताएं आपकी शामिल हैं। आगे है इस अधिनियम का पूरा नाम क्या है? इस अधिनियम का पूरा नाम है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, जिसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांग और बहुदिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए यह नियम बनाया गया था 1999। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट। इस अधिनियम में कितनी संख्याएं थी तो आप देख सकते हैं, ये क्रमांक 44 पर था। सन 1999 में यह अधिनियम आया था। कुल अध्याय इसमें 9 थे, कुल अनुच्छेद इसमें 36 थे। दिव्यांग जो इसमें वर्णित थे, दिव्यांग या कह लीजिए जो दिव्यांगताएं वर्णित थी वो कौन कौन सी थी? ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांग और बहुदिव्यांग। फिर ये राष्ट्रपति की सहमति से बना हुआ था। कब बना? 30 दिसंबर 1999 को ये हमारा NTA एक्ट 1999 बनकर तैयार हुआ, जिसमें आपके 4 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं। अब हम बात करेंगे दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, जिसको RPWD एक्ट 2016 के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 2016 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अपने दायित्व को पूरा करने के लिए ये भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित दिव्यांगता का कानून है, जो कि विश्व के अलग अलग देशों में दिव्यांगों को अलग अलग प्रकार से अधिकार को उनके प्राप्त करवाता है। यह जो अधिकार था ये 2006 में यह निर्णय लिया गया कि विश्व के सभी देशों में एक प्रकार के अधिकार दिव्यांगों को देने की ज़रूरत है। इसमें कुल 50 अनुच्छेद के द्वारा एक समान अधिकार तैयार की गई। साथ ही इसको भारत सरकार अपने 1995 के कानून को समाप्त करते हुए, जैसे कि आप लोगों ने PWD एक्ट 1995 पढ़ा, जिसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थी, जिसको आप लोगों ने जाना। बाद में यही चलकर RPWD एक्ट राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया, जिसमें 2016 के अनुसार
21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल कर दिया गया। लेकिन जो हमारा 1995 था, ये हमारा दिव्यांगजन अधिकार विधेयक जो हुआ था, ये 2014 में 7 फरवरी कह लीजिए 2014 में ही 7 फरवरी 2014 में ये संसद में पेश किया गया था और 14 दिसंबर 2016 को ये पूर्ण रूप से पारित किया गया था। फिर 16 फरवरी 2016 को ये पारित किया गया और 27 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पर जो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जो थे उन्होंने मंजूरी दे दी। तब जाके 1995 यानी कि PWD एक्ट 1995 को रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और फिर हमारा RBWD एक्ट 2016 आ गया, जिसके अंतर्गत आप 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को देखेंगे। अब थोड़ा सा इस अधिनियम का हम सारांश देखेंगे। यह अधिनियम जो था, इसका पूरा नाम था दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, RBWD एक्ट 2016, राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी। अधिनियम संख्या 49 था और सन 2016 में पारित किया गया। कुल अध्याय 17 थे, अनुच्छेद कुल थे इसमें 102 और दिव्यांगों के जो प्रकार थे वो 21 प्रकार थे और राष्ट्रपति की सहमति से ये 28 दिसंबर 2016 को ये पारित किया गया। 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगताएं कौन कौन सी थी, जो कि 7 से बढ़कर 21 हो गई थी। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गतिशील दिव्यांगता, या इसी को कहते हैं चलन निःशक्तता। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इससे ग्रसित होता है उसके हाथ पैर की हड्डियों में जकड़न हो जाता है या अकड़न हो जाता है, उनकी हड्डियां टाइट हो जाती हैं और मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाती हैं। जब उनकी तंत्रिका प्रणाली होती है उसमें भी अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाता है, या कह लीजिए पूरा कंकाल तंत्र उनका अकड़न होता है उसमें या जकड़न होता है और उसके कारण वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो उस बच्चे को या व्यक्ति को बहुत ही परेशानी होती है कोई भी कार्य करने में या चलने में। यदि उन्हें चलने फिरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है, अपने कार्य करने में उन्हें बाधा आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होता है वो प्रभावित रहता है, यानी कि उनमें चलन निःशक्तता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि इसमें मानव शरीर जो होता है वो सचल करने वाली पेशियों को कमज़ोर कर देता है और व्यक्ति जो होता है वो या तो रोग से या फिर किसी अन्य कारणवश जब उसके अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मूवमेंट नहीं हो पाता अच्छे से, तो उसमें भी ये कह लीजिए कि मूवमेंट करने की जो प्रक्रिया होती है या फिर अपने कार्य करने की प्रक्रिया होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि हमारे लोकोमोटर डिसेबिलिटी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक प्रकार से एक सेम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर उसमें नहीं होता है। और इनमें जो जीन की सूचना होती है वो अशुद्ध होती है और प्रोटीन को बनाने में ये जैसे शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण होता है उस निर्माण कार्य में बाधा आती है, जिसके कारण व्यक्ति जो होता है वो अस्वस्थ हो जाता है और उनकी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, कोशिकाएं या टिश्यू जो होते हैं उनकी मौत हो जाती है, जिसके कारण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कारण बनता है। तीसरा है हमारा कुष्ठ रोग मुक्त। कुष्ठ रोग मुक्त ऐसी अक्षमता होती है जिसमें व्यक्ति या बच्चा जो प्रभावित होता है उसके हाथ पैर में संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, उसे किसी भी प्रकार की सेंसिटिविटी का कोई एहसास नहीं होता है, यानी कि उसके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें सेंस करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जैसे आँख की पलकों पर किसी भी प्रकार की कोई संवेदनशीलता नहीं होती है, हाथ पैर में जो उंगलियां होती हैं उनमें भी सेंस करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और यह कब होता है? यह जब उपचार हो जाता है उस उपचार के बाद में होता है। यानी कि कुष्ठ रोग मुक्त का मतलब ही यह होता है कि उपचार के उपरांत जब हाथ पैर या आँख की पलकों की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है तो उसे कुष्ठ रोग मुक्त कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा बौनापन, डॉर्फिज। इसमें क्या होता है कि ये बौनापन कोई चिकित्सीय या अनुवांशिक दशा होती है जिसमें व्यक्ति या बालक की जो लंबाई होती है उसमें बाधा आती है। जैसे इसमें जो लंबाई होती है वो किसी व्यक्ति का 147 मीटर ही होता है, सेंटीमीटर होता है या फीट होता है, 4 फीट 10 इंच ही रह जाता है या फिर इससे भी कम रह जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डॉर्फिज्म या फिर बौनापन। नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रल पॉल्सी, जिसको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात बोलते हैं, और यह अविकासशील अवस्थाओं का वह समूह होता है जिसमें तंत्रिका जो दशाएं होती हैं उनके चलन में या पेशियों के समन्वय को प्रभावित करती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति या बालक में जब तंत्रिका तंत्र सूचना पहुंचाने का कार्य बंद हो जाता है या उसमें बाधा आती है तो व्यक्ति या बालक का अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रह जाता है, समन्वय नहीं स्थापित हो पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो अविकासशील की अवस्था में चला जाता है, जिसको सेरेब्रल पॉल्सी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा तेजाब पीड़ित। तेजाब पीड़ित में क्या होता है कि एक ऐसा केमिकल होता है जो कि किसी व्यक्ति या बालक पर पड़ जाता है तो उसके उस हिस्से को जला देता है बिल्कुल, और यह हिंसक प्रवृत्ति के लोग ही करते हैं। जैसे कोई आक्रमण करता है इस प्रकार से तो उसका चेहरा जल जाता है, या फिर जैसे आपने एक छपाक मूवी देखी होगी और जिसमें दीपिका पादुकोण थे और उन्होंने रोल किया है, उसमें आप देखेंगे तो तेजाब पीड़ित से एक लड़की है जो कि उससे पीड़ित है। नेक्स्ट है हमारा दृष्टिबाधित, ब्लाइंडनेस। इसमें व्यक्ति किसी एक स्थिति से गुजरता है, या तो उसे पूर्ण रूप से दिखाई न दे या फिर किसी कॉन्टैक्ट लेंस के माध्यम से वह देखे जिसमें वो 3/60 या 10/20 स्लेन के बराबर ही देख पाता है, या फिर वो सामने की जो दृष्टि होती है उसके परिक्षेत्र में देखने की जो क्षमता होती है वो 10 डिग्री हो जाती है या फिर उससे भी कम होती है। नेक्स्ट है हमारा अल्पदृष्टिबाधित, लो विजन। लो विजन वह होता है जिसमें व्यक्ति बेहतर किसी कॉन्टैक्ट लेंसों के माध्यम से देखता है, जिसमें सुधारक लेंस शामिल किए गए होते हैं, और 20/60 स्लेनन के बराबर या 3/60 स्लेनन या फिर 10/200 स्लेनन तक उनकी जो दृष्टि क्षमता होती है वो संवेदनशीलता उनकी वहाँ तक समाप्त हो जाती है। उनके जो देखने की क्षेत्र सीमाएं होती हैं वो 10 से अधिक होकर 40 डिग्री तक बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा बधिर, जिसको डेफ बोलते हैं या जिसको श्रवण बाधित भी बोलते हैं। श्रवण बाधित व्यक्ति उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनमें 70 डेसिबल से कम सुनने तक का हानि पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ड ऑफ हेयरिंग। इसमें ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति होता है जो कि 60 डेसिबल या 70 डेसिबल जो श्रवण हानि होती है उसकी पाई जाती है, जिसमें वो दोनों कानों से जो उसका आवृत्ति होता है वो 60 डेसिबल या 70 डेसिबल से भी उसका कम होता है। नेक्स्ट है हमारा वाक और भाषा दिव्यांगता। वाक और भाषा दिव्यांगता का मतलब यह होता है कि इसमें बच्चा अपने उम्र के अनुसार वो कार्य नहीं कर पाता है, जैसे कि डिसफेजिया जो कि भाषा संबंधी आपके अधिगम अक्षमता में एक पार्ट है जो पाया जाता है, जिसमें भाषा का विकास नहीं हो पाता है, और कार्बनिक या कह लीजिए तंत्रिका तंत्र संबंधी इसमें कारणवश बहुत सारे ऐसे संगठक पाए जाते हैं जो भाषा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक दिव्यांग। बौद्धिक दिव्यांग ऐसी स्थिति होती है जिसमें तर्क करने, विचार करने या फिर कह लीजिए मंथन करने ऐसी शक्तियों से व्यक्ति वंचित रहता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जैसे कि अधिगम अक्षमता होता है, इसी का दूसरा नाम है। अधिगम अक्षमता में क्या होता है, बोलने, पढ़ने, लिखने या गणितीय संबंधी उसमें जब कई सारी कमियां पाई जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता, या उसी को स्पेसिफिक
लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। 14वां हमारा डिसेबिलिटी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वह होता है जिसमें आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्षों में ये ज़्यादा उत्पन्न होती है और जो व्यक्ति इसके संपर्क में आता है उसको समझने या फिर दूसरों से संबंध स्थापित करने या कह लीजिए उनसे समन्वय स्थापित करने में वो बच्चे बिल्कुल ही पीछे रह जाते हैं, अर्थात वो सामाजिक कुशलता में निपुण नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसिक रोग। मानसिक रोग का मतलब यह होता है कि यह मानसिक मंदता से इसका बिल्कुल भी संबंध नहीं होता है कि यह मानसिक रोग है, यह कुछ टाइम के लिए मानसिक रोग होता है, आगे चलकर फिर यह ठीक हो जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें तंत्रिका संबंधी रोग पाया जाता है जिसमें मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो रीढ़ की हड्डियों में माइलिन शीथ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिसमें डिमाइलेशन होता है और इससे आस्तिक तंत्रिका कोशिकाओं में रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने में अक्षम हो जाती हैं, यानी कि इसमें जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वह नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज ऐसा रोग होता है जिसमें जो कंप होता है या पेशी होती है, कठोरता होता है, धीमा होता है, कठिन चलन होता है, यानी कि कुल मिलाकर व्यक्ति या बालक जो इससे ग्रसित होता है उसके अंदर या शरीर के अंदर उसके कंपन पाया जाता है, बार बार उसका शरीर हिलता रहता है। हीमोफीलिया क्या होता है, या ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है और महिलाओं में कम पाया जाता है। इसकी विशेषता यह होती है कि जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है, जब कहीं हमारा हाथ कट जाता है, ब्लड निकलने लगता है तो वहाँ पे रक्त का जो थक्का बनने का कार्य होता है वह हीमोफीलिया से जो ग्रसित बालक या व्यक्ति होता है उसके अंदर ये समाप्त हो जाता है और रक्त का थक्का बिल्कुल भी नहीं जमता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी उस बालक या व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है थाइसलेमिया। थाइसलेमिया वंशानुगत विकृति होती है और इसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, साथ ही इसमें ऑक्सीजन की भी कमी पाई जाती है, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी पाया जाता है जिसको थाइसलेमिया बोला जाता है। नेक्स्ट है स्केल सेल डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो रक्त अत्यंत पीड़ादायक या घटनाओं या कह लीजिए कि कहीं हमें नुकसान पहुंचता है और वहाँ पे ब्लड निकलता नहीं है, जम जाता है या लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो एकदम झिल्ली बना लेती हैं, वो बाद में चलकर हमारे उस एरिया पे या कह लीजिए जहाँ पे चोट लगी होती है उस एरिया पे पूरे सेल को या टिश्यू को वहाँ पे मार देती हैं। बहुदिव्यांगता आखिरी है हमारा। बहुदिव्यांगता ऐसी दिव्यांगता होती है जिसमें किसी एक दिव्यांगता के साथ साथ उसमें अन्य कोई दिव्यांगता भी शामिल हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति मानसिक मंदता से ग्रसित है तो उसमें सुनने से भी प्रॉब्लम हो और देखने से भी प्रॉब्लम हो, तो जैसे एक से अधिक दिव्यांगताओं को शामिल करना क्या कहलाएगा, बहुदिव्यांगता। अब हम बात करेंगे 1.4 यूनिट की, जिसमें अक्षमता के कारण रोकथाम, व्यापकता और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का अवलोकन करना है राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर। तो इसमें कुल मिलाकर हमें यह जानना है कि अक्षमता के क्या कारण हैं और रोकथाम क्या है। अक्षमता धारण करने के 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें गर्भ के पूर्व का कारण होता है, दूसरा होता है गर्भावस्था का कारण, तीसरा होता है प्रसव के समय का कारण और चौथा होता है जन्म के बाद का कारण। तो सबसे पहले हम प्रसव पूर्व के कारण जानेंगे, जिसमें माँ की जो आयु होती है यदि वो कम है तो भी प्रसव धारण करने में दिक्कत होगी या गर्भ धारण करने में दिक्कत आएगी। यदि माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी गर्भ धारण करने में समस्या उत्पन्न होगी। आनुवांशिक या वंशानुगत कोई बीमारी है तो इससे भी बच्चे में दिव्यांगता आ सकती है। यदि रक्त संबंध में विवाह हो रहा है
एक ही रक्त संबंध में विवाह हो रहा है तो इससे भी दिक्कत होती है। रक्त संबंधित कारक यदि हैं उत्पन्न हो रहे हैं, या संक्रामक कोई बीमारी है, या बुरी आदतें या नशा कोई गर्भधारण करने से पूर्व औरतें करती हैं, तो इससे गर्भ में पल रहे जो बच्चे होता है उसके अंदर दिव्यांगता आती है। अब हम देखेंगे गर्भावस्था के दौरान क्या कारण हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान यदि संक्रमण बीमारी से माँ पीड़ित है 9 माह के दौरान, तो बच्चे में दिव्यांगता आएगी। माँ की मानसिक स्थिति का ठीक ना होना, गर्भवती महिला का दुर्घटना का शिकार होना, गर्भपात के प्रयास के कारण, कुपोषण के कारण, बहुगर्भ की स्थिति के कारण। कभी कभी क्या होता है कि जब गर्भ धारण नहीं हो पाता है तो भी प्रॉब्लम आती है, और जब धारण होने लगता है तो 1 बार 2 बार या 3 बार डैमेज होने पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अनावश्यक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के सलाह से ही सेवन करना चाहिए। जो एक्सरे किरणें होती हैं उनसे बचना चाहिए। नेक्स्ट है जन्म के समय, या जिसको बोलेंगे प्रसव के समय। प्रसव के समय क्या होता है, यदि सिर पर चोट लग जाए तो भी बच्चे में दिव्यांगता आएगी। यदि पीलिया, संक्रमण, जन्म के समय न रोना, अन्य बीमारियां, या अपरिपक्व प्रसव अवस्था को पूर्ण कराना, इससे भी क्या होता है बच्चे में दिव्यांगता आती है। अधिक परिपक्व हो जाना 9 माह से अधिक का समय, अधिक रक्तस्राव होना, नाभिनाल का गर्दन में लिपट जाना या नाभिनाल का गांठ बन जाना, इस प्रकार के यदि स्थिति उत्पन्न हो रहे हैं तो क्या होता है कि बच्चे में दिव्यांगता आती ही है। आगे हम बात करेंगे जन्म के बाद का कारण। जन्म के बाद कोई दुर्घटना हो जाए, या मस्तिष्क ज्वर हो जाए, बच्चे को कुपोषण हो जाए, बच्चे को संक्रामक हो जाए, बार बार बेहोशी का आना, टीकाकरण ना लगवाना, तो इससे क्या होता है कि बच्चा जन्म लेने के बाद भी किसी दिव्यांगता का शिकार हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे रोकथाम की। आप देख सकते हैं ये रोकथाम है जो हम गर्भावस्था के पहले या गर्भावस्था के समय या गर्भावस्था के बाद जो हम सावधानियां रखते हैं वही हमारा बचाव होगा। जिन चीज़ों से हम परहेज करेंगे वही चीज़ें बाद में चलकर हमें लाभ प्रदान करेंगी। तो आप देख सकते हैं ये उपचार और रोकथाम है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसमें प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम और तृतीयक रोकथाम ये शामिल है। नेक्स्ट है व्यापकता दर एवं विस्तार। व्यापकता दर क्या होता है इसको जानेंगे। व्यापकता दर में होता है कि इन मामलों में कुल संख्या का अध्ययन किया जाता है। व्यापकता शब्द का अर्थ ही होता है कि पुराने सभी प्रकार के वर्तमान मामलों से हैं जो एक दिए गए आबादी में एक निश्चित समय में मिलते हैं। यानी कि व्यापकता दर बराबर क्या होता है, सभी वर्तमान मामलों की संख्या बटे किसी विशिष्ट बीमारी के जो किसी निश्चित समयावधि में मिली हो या उस दी गई आबादी में हो। जैसे कि 30,000 आबादी में 200 पुराने तथा 500 मामले 1 वर्ष के अंदर मिले हों तो वो क्या कहलाएगा, व्यापकता दर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे व्यापकता दर निकाला गया है। नेक्स्ट है विस्तार दर। विस्तार दर बराबर क्या होता है, दिए गए समयावधि में विशिष्ट बीमारी के नए मामलों की संख्या बटे आबादी गुणे 10। इसमें क्या होता है कि एक विशिष्ट समय में एक समग्र जनसंख्या में जितने मामले सामने आते हैं वह विस्तार दर कहलाता है, और कितनी आबादी में ये दिए गए हैं उसमें अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं तो वह विस्तार दर बराबर हमारा जो निकल कर आएगा वह क्या कहलाएगा, विस्तार दर।
अब हम बात करेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी यूनिट 1.5। क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होती है? इसकी परिभाषा देखते हैं। यह एक दृष्टिकोण है जो व्यापक रूप से सभी विभिन्न प्रकारों को ध्यान में रखता है, जैसे विकलांगों का एक साथ और सामूहिक योजना को बढ़ावा देना। यह सामूहिक रूप से नीतिगत निर्णय लेने के बारे में और उम्र को समान महत्व देता है। आगे है विकलांगों के लिए स्वयं सभी विकलांगों के लिए यह दृष्टिकोण विकलांगों की विभिन्न श्रेणियों पर सहयोग और नेटवर्किंग चाहता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यह विभिन्न विकलांग व्यक्तियों सहित विभिन्न क्षमताओं के साथ निर्णय लेने की बेहतर पहुंच है, यानी कि विभिन्न विकलांग व्यक्तियों सहित और विभिन्न क्षमताओं के साथ निर्णय लेने की बेहतर पहुंच है, यह इसकी ज़रूरत होती है क्रॉस डिसेबिलिटी की। आगे आप देख सकते हैं विकलांग लोगों को अपनी नीतियों, निर्णयों और भाग लेने के कार्यक्रम में भी यह अपना भूमिका निभाता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उनके समान अधिकारों की भी रक्षा करता है। क्रॉस डिसेबिलिटी के लाभ क्या हैं? यह ध्यान केंद्रित करता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, आज़ादी देता है, पूर्ण नागरिकता देता है, कुल समावेशन को बढ़ावा देता है, नेतृत्व को बढ़ावा देता है। साथ ही विकलांग संबंधी कानूनों का पूर्ण प्रवर्तन और कार्यान्वयन करता है और कार्यक्रम जीवन को बढ़ाने के लिए यह गरीबी को भी कम करता है, बेरोजगारी को कम करता है और यह जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है और विकलांगों की शब्दावली को एकरूपता प्रदान करता है। तो ये था हमारा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 1.5 क्रॉस डिसेबिलिटी, जो कि समाप्त होता है और यहीं पे हमारा यह वीडियो भी समाप्त होता है, जिसमें आप लोगों ने यूनिट फर्स्ट में 1.1 से लेकर 1.5 तक कवर किए हैं। 1 घंटे की वीडियो है, इसको ज़रूर वॉच करिएगा। साथ ही साथ आपके 5 तारीख को पेपर होने वाले, जो कि 5 अप्रैल को होने वाले हैं पेपर सप्लीमेंट्री के, उसमें भी ये आपके लिए लाभप्रद होगा और संपूर्ण रिवीजन है ये 5 यूनिट तक, तो इसको आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।